हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है। तो शॉक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शॉक क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके स्टेजेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम हाइपोवॉलेमिक शॉक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम उसके अदर टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। हाइपोवॉलेमिक शॉक इज एन इमरजेंसी कंडीशन इन विच इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम लॉस, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम लॉस मतलब फ्लूइड और ब्लड की बात हो रही है, मेक्स द हार्ट अनेबल टू पंप एनफ ब्लड to the body, which can cause tissue hypoperfusion and tissue hypoxia that leads to multi organ failure। तो ये ऑलरेडी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं डिटेल में कि इसका डेफिनेशन क्या है। किसी भी रीजन से, रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया या फिर कोई इंजरी हुई और इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। तो या तो शरीर से ब्लड निकल गया या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से जो फ्लूइड लॉस हुआ वो हुआ, तो इन दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अगर फ्लूइड या ब्लड नहीं है प्रॉपर बॉडी में तो हमारे हार्ट के पास कुछ पहुंचेगा नहीं, हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। टिश्यू हाइपोक्सिया मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक का डेफिनेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कॉजेज, ठीक है, कि हाइपोवॉलेमिक शॉक के कॉजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो ये हाइपोवॉलेमिक है, ये मोस्ट कॉमन है बच्चों में, ठीक है। बच्चों में ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डायरियल इलनेस, ठीक है। बच्चे कहीं का भी पानी पी लेते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का कुछ खा लेते हैं तो भी उनको डायरिया हो जाता है। तो बच्चों का स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, बिकॉज अगर बच्चों में डायरिया कंटिन्यू रहा तो बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनकी बॉडी हाइपोवॉलेमिक शॉक में चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, इस रीजन से बच्चों में बहुत ज्यादा हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन विद लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या होगा, जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड पूरा निकल चुका है बॉडी से। अब जब फ्लूइड कम रहेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और हार्ट के पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड या ब्लड नहीं रहता है पंप करने के लिए, तो उस कंडीशन में हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, ठीक है। एक है हेमोरेजिक शॉक, दूसरा है नॉन हेमोरेजिक शॉक। अब हेमोरेज का मतलब आपको पता है, हेमोरेज का क्या मतलब है, ब्लड लॉस होना, ठीक है। जैसे किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, स्टैब कर दिया, या रोड एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी कोई टाइप की भी अगर इंजरी हो रही है जिसमें ब्लड लॉस हुआ है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, उसे हम क्या बोलते हैं, हेमोरेजिक शॉक, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरेज विद एक्चुअल ब्लड लॉस ड्यू टू ट्रॉमेटिक इंजरी। वो ट्रॉमेटिक इंजरी कुछ भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्टैबिंग हो सकता है, या फिर कोई क्राइम हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। स्टैबिंग है या फिर एक्सीडेंट है, इस केसेस में अगर ब्लड जो है 20% से ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, तो उस कंडीशन में जो हेमोरेजिक शॉक है वो हो जाएगा। और हेमोरेजिक शॉक क्या है, हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। अब आते हैं हम नॉन हेमोरेजिक। तो नॉन हेमोरेज से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस। जैसे जीआई लॉस, अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस की बात करें तो वॉमिटिंग, अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है, डायरिया हो रहा है तो बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है। अगर एक्सटर्नल ड्रेनेज कर रहे हैं स्टोमा या फिर फिस्टुला का, ठीक है, तो स्टोमा या फिस्टुला अगर किसी का है और उसमें से एक्सटर्नल, उसमें से ड्रेनेज कर रहे हैं, तो भी बॉडी से जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो निकल रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, नॉन हेमोरेजिक शॉक, मतलब ब्लड की वजह से नहीं हो रहा है, फ्लूइड की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आता है रीनल लॉस। रीनल लॉस एज इन किडनी से जो निकल जाता है, जैसे अगर कोई डायरेटिक थेरेपी पे है,
ठीक है। डायरेटिक थेरेपी पे क्या होता है, डायरेटिक्स ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी से वाटर को एलिमिनेट करेगी, निकाल देगी, ठीक है। तो वाटर अगर बाहर निकल जा रहा है तो शरीर में क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की कमी हो जाएगी। दूसरा क्या है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। डायबिटीज के केस में बहुत ही ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें पॉलीयूरिया होता है। पॉलीयूरिया एज इन बार बार वॉशरूम, बार बार यूरिनेशन की अर्ज आती है और यूरिनेट करना भी पड़ता है, ठीक है। तो उसके वजह से अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पी रहे हो और यूरिनेट बहुत ज्यादा कर रहे हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्किन लॉस, ठीक है। स्किन लॉस क्या है, अगर बहुत ही हॉट या फिर ड्राई आप एरिया में, क्लाइमेट में रहते हो, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आपको भी पता है जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना ही स्वेट निकलेगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी से स्वेट बहुत ज्यादा निकल रहा है और आप उतना वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो भी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, ठीक है। और पेशेंट विद बर्न, बर्न के कंडीशन में भी यही होता है। बर्न के कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इंट्रावास्कुलर हमारा जो फ्लूइड होता है वो शिफ्ट हो जाता है बाहर, ठीक है। तो अब है नहीं ब्लड प्रॉपर अमाउंट में, तो वही है, हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। इसके अलावा एक और चीज है जिससे यहाँ पे स्किन लॉस है, एक और है, दैट इज थर्ड स्पेसिंग, ठीक है। थर्ड स्पेसिंग, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि इंट्रावस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, उसको हम थर्ड स्पेसिंग ही बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें क्या है, फ्लूइड है, ब्लड है ना, ये ब्लड है, और ये हमारे बाहर सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं। अब यहाँ से जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस पे, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं थर्ड स्पेसिंग। और ये किस सिचुएशन में होता है, जैसे अभी हमने बोला कि बर्न के कंडीशन में भी ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई प्रोटीन डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का काम ही होता है ना कि ब्लड के अंदर, अगर वस्कुलर हम वेसल्स के अंदर की बात करें तो वेसल्स के अंदर प्रोटीन का काम है कि जो भी फ्लूइड है उसे अपने पास रखे, ऑन्कोटिक प्रेशर, है ना। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो वो जो प्रोटीन है, प्रॉपर प्रोटीन, वो काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं थर्ड स्पेसिंग। तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, जीआई लॉस, रीनल लॉस, स्किन लॉस और थर्ड स्पेसिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन ऑफ सिवियरिटी, ठीक है। पहले ये पढ़ना चाहिए था, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं सो दैट आपको ये इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ओके, साइन ऑफ सिवियरिटी का क्या मतलब है कि हम कब कंसीडर करेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक में कि केस सीवियर है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। वेल, नॉर्मल एज इन हम ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उसे बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक वाला आ रहा है तो हमेशा याद रखना है, शॉक के कंडीशन में जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट दोगे उतना ही अच्छा रहेगा और पेशेंट के बचने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। जितना लेट आप करते जाते हो उतना ही ज्यादा सिचुएशन बिगड़ती जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 ऐसे हमने डिवाइड किया है सिवियरिटी को। ग्रेड 1 हम किसे बोलेंगे, जिसमें अबाउट 15% लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एज इन ब्लड की भी बात करें, ओवरऑल जो बॉडी फ्लूइड है उसकी बात कर रही हूँ। तो जैसे 750 ml, ठीक है। अगर हमारे शरीर से, सपोज हमारे शरीर में, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके शरीर में कितना ब्लड वॉल्यूम है तो आप क्या बोलते हो, 5 लीटर, है ना। तो सपोज 5 लीटर में से 750 ml अगर निकल जाता है, उसे हम ग्रेड 1 में रखते हैं, ठीक है। अगर 5 लीटर में से 750 से 1500 ml निकल जाता है तो उसे हम 15 to 30% में काउंट करेंगे, ठीक है। और वो आता है ग्रेड 2 में। ऐसे ही ग्रेड 3 में 30 to 40%, दैट इज 1500 से 2000 ml, मतलब 1.5 से 2 लीटर अगर हमारा जो ब्लड है वो निकल जाता है तो वो आता है ग्रेड 3 में। और अगर हमारा जो भी अमाउंट है, सपोज जो ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 लीटर ही होता है, डिपेंड्स ऑन आपका वेट, ठीक है, कि आपका वेट कितना है उसके बेसिस पे ये होता है, वेट और आपका हार्ट रेट कितना है, ठीक है। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट कितना है उसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगी। तो हम यहाँ पे बेसिक 5 लीटर अगर कंसिडर करते हैं तो 5 लीटर का आधा हुआ 2500 ml, ठीक है, 2500 ml। तो अगर 2.5 लीटर ब्लड जो है आपकी बॉडी से निकल जाता है तो उसे हम ग्रेड 4 में रखते हैं और ये बहुत ही सीरियस केस माना जाता है, ठीक है। तो आप, आई होप ये याद रखना, ग्रेड 1 15%, ग्रेड 2 15 to 30, ग्रेड 3 30 to 40 और ग्रेड 4 में 40 to 50%, ठीक है।
ओके तो ये तो हो गया साइन ऑफ सिवियरिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, अब ये सब जो भी आप इमेजिन करोगे ना, आप इमेजिन करना कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना देती हूँ हार्ट को, दिस इज नॉट आवर हार्ट बट समझने के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट है ये क्या है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से हमारा आयोटा है ये, ठीक है। ओके अब देखो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ब्लड है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कि हमारे पास ब्लड ही ज्यादा नहीं है, तो यहाँ तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो जो कार्डियक आउटपुट है वो तो कम होगा ना, वो पंप करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो पंप क्या करेगा, तो ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। साइनोसिस और पेल स्किन, अब साइनोसिस क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो एक ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है सेल्स में, टिश्यूज में, वो आपने देखा भी होगा कभी, आपको रैंडमली कभी आपको दिखा हो तो साइनोसिस ब्लू ब्लू हो जाता है पूरा, ठीक है। तो वो होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो कुछ बॉडी पार्ट्स ब्लू ब्लू दिख सकते हैं। दूसरा क्या है, पेल स्किन कलर, जहां ब्लड नहीं पहुंच रहा तो वहां अजीब से एकदम पेल येलो जो कलर आता है वो आएगा। उससे क्या समझते हैं हम, जैसे एनीमिया है, एनीमिया में पेल स्किन कलर हो जाता है, उसका मतलब क्या है, ब्लड कम है, तो एक रेडिश जो कलर आता है वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंजाइटी, एंजाइटी एंड एंक्शियस भी बहुत ज्यादा होंगे पेशेंट, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाइपोटेंशन, ओके, हाइपोटेंशन एज इन ब्लड में इतना बॉडी में ब्लड है ही नहीं तो प्रेशर तो मेंटेन हो नहीं पाएगा, तो क्या होता है हाइपोटेंशन। और रैपिड वीक थ्रेडी पल्स, अब हार्ट को क्या है ना, कंपनसेट करना है, ठीक है, सभी को ब्लड पहुंचाना है और ब्लड का अमाउंट बहुत कम है, तो जो हमारा हार्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी पंप करना शुरू कर देता है क्योंकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं है, ओके, जिसकी वजह से हमें बहुत ही रैपिड, जल्दी जल्दी हो रहा है हार्ट का, तो रैपिड पल्स फील होगा। वीक पल्स फील होगा क्योंकि हाइपोटेंशन है, ठीक है, उसमें प्रेशर नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह सूखा रहेगा, बहुत ही ज्यादा प्यास लगती रहेगी। रेस्टलेसनेस, थकान होगी, बहुत ऐसा लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं है, ठीक है। हम भी जब डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है, आप थोड़े टाइम के लिए धूप में जाओ, बिना पानी पिए रहो, उसके बाद आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी ही नहीं है, पता नहीं मतलब कैसा अजीब सा हो गया है, ठीक है, तो वही रेस्टलेसनेस होता है। कूल एंड क्लैमी स्किन, अब ब्लड नहीं पहुंच रहा है टिश्यूज तक तो क्या हाथ क्या रहेंगे, एक्सट्रीमिटीज क्या रहेंगे, ठंडे रहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फटीग, थकान रहेगी, और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट। अब जब डिहाइड्रेशन होता है ना तो मेंटल स्टेट भी प्रॉपर नहीं रहता है, वो भी ऑल्टर हो जाता है, एंजाइटी हो रही है, बॉडी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वीकनेस है, ये सब कुछ होगा तो मेंटल स्टेट ऑल्टर होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोवॉल्मिक शॉक। ट्रीटमेंट, हम सारे टाइप्स का ट्रीटमेंट एक साथ डील करेंगे, तो अलग से मैं ट्रीटमेंट नहीं बता रही हूँ, यहाँ हमें सिर्फ डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, साइन ऑफ सिवियरिटी, हमें ये पढ़ना था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक की, और कार्डियोजेनिक शॉक में हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।